विशेष रूप से आदरणीय अमिताभ बच्चन सर की उपस्थिति, सर आपके आने से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा बन गया है, यादगार बन गया है। मैं थोड़ा इमोशनल सा हो गया हूँ। ये मोमेंट्स मेरे लिए वो मोमेंट्स हैं जो ता जिंदगी यादगार बन के मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आदरणीय अमिताभ बच्चन सर के विषय में मेरे मन में जो भाव हैं वो व्यक्त करने के लिए मैं दो शब्द और बोलना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनसे प्रेरणाएं ग्रहण करता रहा हूँ, अपनी करियर के लिए भी और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। वो मेरे आदर्श हैं। मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करता रहा हूँ। आजकल तो सभी लोग सर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन, आपके प्रोफेशन में भी डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका सलीकेदार सांस्कारिक व्यवहार, उस व्यवहार में अपनापन, आपकी भाषा, आपकी बोलचाल में शब्दों का चयन, आपकी आवाज, आपकी हाइट, आपके करियर की हाइट, आपके करियर की इतनी लंबी उम्र, आपके जीवन को देखने का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका, आपके अवार्ड्स, आपके रिवार्ड्स, सदी के महानायक का महाखिताब। ये हम कह तो देते हैं एक सेंटेंस में, सदी के महानायक का खिताब, लेकिन जब भी मैं इस खिताब के बारे में बहुत सीरियसली सोचता हूँ ना, हैरान हो जाता हूँ, हैरत में पड़ जाता हूँ। 100 साल, सदी, एक सदी, 100 साल, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े देशों के धुरंधर स्टार्स, सुपर स्टार्स, इन सबको सरपास करते हुए ये खिताब हासिल किया है हमारे श्री अमिताभ बच्चन सर ने। जितना भी इस खिताब के बारे में मैं सोचता हूं, इसकी ऊंचाई बढ़ती ही चली जाती है। इतनी ऊंचाई बढ़ जाती है कि इसका पहला पायदान की तरफ ध्यान देते देते चक्कर खा जाता हूं। ऐसी अद्भुत शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, कितना सौभाग्य है हमारा, कितने गर्व की बात है। ऐसे अविश्वसनीय शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, हमारी फैकल्टी का, हमारी फ्रैटर्निटी का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। कितने बड़े गर्व की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। हमारा पूरा देश आज गर्व अनुभव करता है कि उन्हें पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। एक जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर हम इनके प्रति अभिवादन करेंगे, अपना भाव अभिव्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम नाटक की तरफ चलेंगे। इस नाटक के अस्तित्व में आने का एक छोटा सा आधार है, और वो ये है कि अपनी जन्मभूमि के कर्ज को मैं हमेशा अपने कंधों पर महसूस करता हूं। ये मेरे संस्कारों में है। यही वजह है कि एनएसडी का कोर्स करने के बाद मैं बार बार अपने रीजन में, बुंदेलखंड में, सागर में जाता रहा और वहाँ लगातार वहाँ के बच्चों के साथ वर्कशॉप करता रहा।
जो सीखा था वो सिखाने की कोशिश करता रहा। यहाँ बॉम्बे में आने के बाद फिल्मों में खूब व्यस्तता के बावजूद भी मेरा ये पैशन कम नहीं हुआ। मैं बराबर समय निकालकर अपने बुंदेलखंड में जाता रहा, वहाँ के रंगकर्मियों के साथ नाटक डायरेक्ट करता रहा। अभी पिछले साल जो मैंने डायरेक्ट किया था प्ले शेक्सपियर का ओथेलो, उसमें भी मैंने बुंदेलखंड की लोक शैलियों का इस्तेमाल किया था और वो प्रयोग भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। ये नाटक भी उसी क्रम का एक हिस्सा है सर। हमारे बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड वासियों के शौर्य, स्वाभिमान, साहस की कहानियों से भरे पड़े हैं। मन में ये विचार आया कि क्यों ना इतिहास में से एक चरित्र को उठाया जाए और उसके माध्यम से अपने बुंदेलखंड का इतिहास, अपने बुंदेलखंड की कलरफुल संगीतमय संस्कृति देश दुनिया के सामने लाई जाए। और इस विचार की वजह से इस नाटक का जन्म हुआ। ये नाटक 1842 से 1844 के टाइम पीरियड की एक कहानी है। आमतौर पर हमको ये मालूम है कि सन 1857 में पहली गदर हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ पड़ा, लेकिन उससे भी पहले हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा विद्रोह हुआ, एक सशक्त विद्रोह हुआ जिसने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। और उस विद्रोह का नाम था बुंदेला विद्रोह। और उस विद्रोह के अगुआ थे हमारे मधुकर शाह बुंदेला। उनके वंशज भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबसे उनको मिलवाऊं। इस नाटक का एक फ्लेवर देने के लिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ 3-4 सीन्स आपके सामने उसको नरेट करूं। आपको समझ में आएगा कि ये इस नाटक का फ्लेवर क्या है, नाटक किस इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है और खत्म होता है। आपकी इजाजत है सर। नाटक ये प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स के 3-4 सीन हैं, छोटे छोटे, 15 मिनट के आसपास होंगे। जब अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से बुंदेलखंड के ठाकुर समुदाय बहुत ही बिफर गया, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर अंग्रेजों के खिलाफ। और वो इतना सशक्त था कि अंग्रेज लोग घबरा गए। ऐसा मौका आया कि 3 दिन उनको अपना शासन छोड़ना पड़ा, इतना ज्यादा सशक्त था इनका विद्रोह। उसी जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उसके आगे के 3-4 सीन हैं। सूत्रधार का इस्तेमाल हमने किया था इसमें, नट नटी का, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। सूत्रधार से शुरू होता है सीन। आतंक फैल गया मधुकर का चारों तरफ, अंग्रेजों के बीच खलबली मच गई, हिल गया अंग्रेजी शासन, बुंदेलखंड से अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। सिलवट में इधर उधर भागते अंग्रेज और पीछे पीछे बंदूक तलवारों के साथ मधुकर टोली, हाहाकार। सिलवट में ही 2 अंग्रेजों की हत्या। अगला दृश्य, सड़क का एक दृश्य, बचाओ बचाओ डोंट किल मी चिल्लाते हुए अंग्रेज
जज का हांफते हांफते प्रवेश। पीछे पीछे मधुकर टोली हाथों में तलवार लिए है, बंदूकें लिए। टोली का शक्ति प्रदर्शन, आतंक प्रदर्शन। भागते भागते थक कर लाचार जज बीच सड़क पर रुक जाता है। जज, डोंट किल मी, डोंट किल मी प्लीज, मैं मारना नहीं चाहता। बंदूक के बट से तेज वार होता है, वो चीखता है। मधुकर, इतने निर्दोष लोगों को फांसी पर लटका कर मार डाला तूने, और तू मारना नहीं चाहता। इतने लोगों को लाचार बनाकर उन्हें जेल में जीते जी मार डाला तूने, और तू मारना नहीं चाहता। एक बंदूक की बट से वार होता है, वो जोर से चीखता है, फिर रोता हुआ हाथ जोड़ता है। आई बेग यू, अपना जान का भीख मांगता, प्लीज प्लीज डोंट किल मी। एक और वार के लिए तलवार उठती है और वो जोर से रोता है, प्लीज मर्सी अपॉन मी, आई एम एन ओल्ड मैन। इस बूढ़े पर रहम करो, आई टच योर फीट, तुम्हारा पांव पड़ता है। वो पांव छूता है रोते हुए। आई रिपेंट फॉर माई रॉन्ग डीड, पछतावा है अपने बुरे काम का, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मधुकर, ठाड़ो करो इसको। उसको खड़ा किया जाता है। इस बुढ़ापे में भी मासूमों पर जुल्म करने की तुम्हारी भूख शांत नहीं होती। लानत है तुम अंग्रेजों की पूरी कौम पर। सब एक साथ तलवार उठाते हैं। मधुकर रोकते हैं अपने लोगों को गंभीरता के साथ। इसको कान पकड़कर उठक बैठक कराते हैं जज से। कान पकड़, पहले बैठ, फिर उठ, बैठ, उठ और बोल, मैंने गलत काम किए, मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं। चल, कान पकड़। कान पकड़ता है, हाँ, अब बोल, मैंने गलत काम किया, मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं। जज माफी मांगते उठक बैठक करता है। मैंने गलत काम किए, मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं, मैंने गलत काम किए। मधुकर, बुंदेलखंड छोड़ दूंगा, नहीं गया तो गोली मार देना। बुंदेलखंड छोड़ दूंगा, नहीं गया तो गोली मार देना। 2 बार बोलते हुए उठक बैठक करने के बाद मधुकर उसे दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से बोलने के लिए कहते हैं। जज दर्शकों की तरफ पीठ करके जोर जोर से बोलता है उठक बैठक करते हुए। बीच बीच में इंडिया छोड़ देगा, नहीं गया तो गोली मार देना, इंडिया छोड़ देगा, नहीं गया तो गोली मार देना बोलता रहता है। मधुकर टोली धीरे से खिसक जाती है। जज के संवाद रिकॉर्डेड आवाज में बदल जाते हैं। इंडिया छोड़ देगा, इंग्लैंड चला जाएगा आदि कुछ और वाक्य जुड़ते हैं। धीरे धीरे लाइट जज के ऊपर सिमट आती है। रिकॉर्डेड आवाज का वॉल्यूम बढ़ता है। जज के ऊपर फोकस लाइट का घेरा धीरे धीरे जाता है। जज सिलवेट में कान पकड़े उठक बैठक करता दिखाई देता है। धीरे धीरे अंधकार। अगला दृश्य, जज सिर में बैंडेज बांधे कुर्सी पर बैठा है। ओमनी और फ्रेजर, ओमनी कमिश्नर है, ओमनी असिस्टेंट कमिश्नर है और फ्रेजर कमिश्नर है, और ये जज हैं। ओमनी और फ्रेजर कुर्सी के दोनों तरफ पीछे से आगे और आगे से पीछे परेशान सोचते हुए चहलकदमी कर रहे हैं। एक आगे आता है, साथ साथ दूसरा पीछे की तरफ जाता है। जज, बाय हुक और बाय क्रुक bring that bastard Madhukar to me on my feet। सभी संवाद नीचे सुर में दबे हुए अति क्रोध के साथ, मेरे पांव में लाकर गिराओ उसको। मजबूत पुलिस को अपॉइंट करो फॉर दिस जॉब एंड कैच हिम इमीडिएटली। फ्रेजर, पुलिस डरता है इस बास्टर्ड माधुकर गैंग से। जज, then call forces from Calcutta and crush those terrorists। Omani, we are short of forces,
अफगानिस्तान वॉर में हमारा फौज कम पड़ गया है। वी आर बीइंग डिफीटेड देयर। आर्मोडर हार भी सकता है ड्यू टू लैक ऑफ फोर्सेस। जज देन इंग्लैंड से फोर्सेस मंगाओ, आई डोंट केयर, बट ब्रिंग दैट बगा हियर। वी मस्ट नॉट टॉलरेट हिम एनीमोर। उसको बर्दाश्त ना ही कर सकता। इफ वी डू दिस, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा इंडिया से। फ्रेजर, आई थिंक हमको फिजिकल पावर की बजाय माइंड पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ओमनी को पास आने का इशारा करता है, जैसे कोई रहस्यमय बात उसके दिमाग में आई है और उसे बताना चाहता है। ओमनी पास आता है। जज, ओमनी और फेजर तीनों त्रिमूर्ति की तरह आपस में फुसफुसाते हुए बात करते हैं। बानपुर किंग मार्डन सिंह हमारा फेथफुल तो नहीं है, बट माधुकर उसका फेथफुल है। मैं ललितपुर डेप्यूटी कमिश्नर हैमिल्टन को ऑर्डर करता कि वो फ्रेंड मानिक लाल को बड़ा लालच दिखाए और उसके थ्रू मार्डन सिंह को ये लालच दे कि ब्रिटिश एम्पायर उसका फादर मोर प्रहलाद का चंदेरी का रियासत वापस कर सकता है अगर वो माडुकर को पकड़वाए। ओमनी, यस। और मानिकलाल उसके माइंड में ये भी बिठाए कि माडुकर उसका रियासत का रिच पब्लिक को डरा धमका कर लूट रहा है, उनका मर्डर कर रहा है, वो डाकू लुटेरा है। इसलिए जनता की भलाई के लिए वो माडुकर को कैच करके हमारे पांव में पाट के हम उसको फांसी पर लटकाएगा इन नो टाइम। इंग्लिश ड्रम धीरे धीरे अंधकार। इसके बाद 2-3 सीन छोड़ के आखिर की तरफ आएंगे। मधुकर अपनी बहन के घर में छुपा हुआ है। आज वो किसी तरह से राखी मैनेज करके अपनी बहन के पास आया है। मधुकर राखी की थाली सजाकर बहन के पास लाते हैं। बहन, यह मैंने डायलेक्ट इस्तेमाल की है। इसमें मैंने तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इंग्लिश, हिंदी और बुंदेलखंडी डायलेक्ट। गांव के लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो हिंदी बोलते हैं, और जो इंग्लिश हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं और अंग्रेज़ी नुमा हिंदी बोलते हैं। मधुकर की बहन, ऐसो काय कर रहे हो? मधुकर, कैसो? रक्षाबंधन तो 3 दिन बाद है, तुम आज ही राखी बांधवे की कह रहे, और राखी भी खुद ही ले आए। तुम तो बांध दो बस, चरबदियाव न करो। बहन राखी बांधती है, मधुकर उसके पांव पर सिर रखता है, उठता है, मुड़ने को होता है कि बहन उसका हाथ पकड़ती है। तभी मर्दन सिंह का आदमी झांकता है, खुश होता है और खिसक जाता है। बहन अनुनय के साथ, हमारे ख्याल से अब तुम जो सब छोड़ दो भैया, बहुत ही डर लगत है हमको। इतने बड़े अंग्रेजी शासन से टक्कर लेवे से का फायदा है? जे और नेमान हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं। मधुकर, अब तो बुंदेलखंड की इज्जत को सवाल आ गया है। मुंह फेरकर सिसकने लगता है। बहन बहुत चिंतित, क्या हुआ? मधुकर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हुए, कुछ नहीं रोक पाते, सिसक पड़ते हैं। बहन, अरे भैया। मधुकर रोते हुए, दरियाव दाऊ के हाथ पांव काट दे उनने, और रोता है। बहन, क्या कह रहे हो?
मधुकर: हाँ, और विक्रम भैया की 13 के दिन 2 अंग्रेज घर में घुस गए, भाभी के संगे जबरदस्ती करी, भाभी ने जहर खा लो, छुट्टी पा ली, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भैया। मधुकर के कंधे पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोती है, दोनों की हिचकियां बंध जाती हैं। शहनाई: मर्दन सिंह की हवेली। वही आदमी हाँफते हाँफते मर्दन सिंह के पास पहुंचता है, इशारे से मधुकर के बारे में बताता है। मर्दन सिंह झटके से उठता है, आगे आता है। घोड़ों की तेज गति, टापें, धीरे धीरे अंधकार, टापों की आवाज़ बढ़ती जाती है। मधुकर बहन के घर में सो रहे हैं। धीरे धीरे तलवारें भाले लिए मर्दन सिंह के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, उनके करीब जाते हैं। अचानक किसी की तलवार भाले से टकरा कर गिरती है। मधुकर चौंक कर उठते हैं, सब एक साथ उन पर हमला करते हैं। भयंकर लड़ाई, अंत में घायल करके मधुकर को बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाते हुए। घायल मधुकर को जज के पांव में पटकते हैं। सिगार पीते हुए ओमनी और फ्रेजर भी दिखाई पड़ते हैं। मधुकर घायलावस्था में भी अपने सिंह गर्जना से इन अंग्रेज अफसरों को डरा घबरा देते हैं। डरा हुआ जज तुरंत आदेश देता है, 3 दिन के अंदर इसको फांसी पर लटकाओ, हैंग हिम टिल डेथ। इस कार्यक्रम के बाद डिनर भी है, आप लोगों का साथ भी है, आप लोगों के साथ तस्वीरें भी हैं, इसलिए आप भागने मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, बहुत सारे तारीफ के पुल बांध दिए जितने भी लोग यहाँ आए और जिनके बातें हमें सुनने को मिली। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता और कभी माना भी नहीं है। गोविंद जी का अचानक जब एक मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वजह हो सकती है। गोविंद जी का परिचय मेरे साथ एक फिल्म के सेट पर हुआ था और जिस भूमिका को ये निभा रहे थे वो थोड़ी सी गलत थी, तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, शायद इसीलिए गोविंद जी मुझे बुला रहे हैं। और बहुत डर डर के मैं इनसे मिला और मिलने के बाद पता चला कि एक महान कलाकार के साथ साथ इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर देश के प्रति, अपने बुंदेलखंड के प्रति, लेखन के प्रति कितनी रुचि है और जिन भावनाओं के साथ इन्होंने अपनी बातों को मेरे सामने रखा, उन्हें मैं इनकार नहीं कर सका। और आज ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। इन चंद क्षणों में जितने भी वक्ता मुझसे पहले अपनी बातें रख कर गए हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्ञान की बात है। मैं नहीं समझता कि इतने छोटे समय में इतना सारा ज्ञान मैंने शायद पहले कभी प्राप्त नहीं किया।
हाँ, बाबूजी के साथ बैठ कर के कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज जितना भी हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का। गोविंद जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आमतौर पर मुंबई में जब भी कभी इस तरह का एक कोई उत्सव होता है तो अंग्रेजी की पुस्तकों का विमोचन होता है, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कई बार मजाक में उनसे कहा कि एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विमोचन ऑफ बुक्स अमिताभ बच्चन आपके सामने है, लेकिन आज पहली बार एक हिंदी पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी। आप इसी तरह और भी लिखते रहें, जैसे कि सतीश जी कह रहे थे। एक बात आपने कही थी अपने कि आप सदी के महानायक हैं। मैंने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया है और ना कभी विश्वास करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो महानायक का खिताब था, ये बीबीसी द्वारा किया गया था उनके चैनल में, और उन्होंने एक प्रश्नावली छोड़ दी थी अपने चैनल में कि चलिए वोट कीजिए कंप्यूटर के द्वारा कि 100 वर्षों में सबसे जो प्रचलित अभिनेता है उनको आप नंबर दीजिए। उस कंप्यूटर की वजह से कुछ नंबर मेरी तरफ आ गए, और मैं ऐसा मानता हूं गोविंद जी कि ये एक कंप्यूटर एरर है और इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही शर्मिंदा होता हूं जब भी इस तरह की व्याख्या होती है, तो इस बात को आप केवल मुझे अपना एक साधारण मित्र समझिए, एक साधारण कलाकार। महान आप सब लोग हैं जिनकी बातों से आज मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अवश्य जाकर के आपकी इस पुस्तक को पढ़ूंगा, इस नाटक को पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर आपसे मिलना चाहूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने की। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि काम पे वापस जाना है, और जैसा कि गोविंद जी ने कहा, पंक्चुअलिटी की बात कर दी, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।